एंड रीसस नेगेटिव। तो रीसस पॉजिटिव तब होता है, रीसस एंटीजन को रीसस फैक्टर भी कहते हैं। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अनदर ब्लड ग्रुप सिस्टम एंटीजन कार्ड रीसस फैक्टर। शेयर रीसस करते हैं। फैक्टर एक एंटीजन है, रीसस फैक्टर एक एंटीजन है, और ये एंटीजन रीसस पॉजिटिव पर्सन्स में होती है, और रीसस नेगेटिव पर्सन्स में रीसस एंटीजन रीसस फैक्टर एब्सेंट होता है। रीसस फैक्टर रीसस एंटीजन ही को कहते हैं। Rhesus blood group system is defined on the basis of rhesus factor present on the surface of RBC. RBC किसे कह रही हूँ मैं? रेड ब्लड सेल्स यानी एरिथ्रोसाइट्स। आपको पता है ब्लड में WBC व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, RBC रेड ब्लड सेल्स होते हैं, और थर्ड टाइप के सेल्स होते हैं जिन्हें प्लेटलेट्स कहते हैं। प्लेटलेट्स भी एक ही तरह के होते हैं सब, और RBC भी सब एक तरह के, लेकिन WBC जो है उनकी आगे फर्दर टाइप्स हैं, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, ये सब WBC की टाइप्स हैं। ये ब्लड स्टडी का प्रैक्टिकल है, एक आपके प्रैक्टिकल की नोटबुक में वो आप पढ़िएगा। प्रैक्टिकल भी साथ साथ कोई कोई करना चाहिए। तो दिस सिस्टम इज नेम्ड रीसस आफ्टर रीसस मंकी। रीसस मंकी में सबसे पहले ये रीसस फैक्टर के सिलसिले में एक्सपेरिमेंट किया गया, तो उस वक्त से इस सिस्टम को रीसस का नाम दिया गया आफ्टर द नेम ऑफ रीसस मंकी, बिकॉज इट्स एंटीजेन्स वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन रीसस मंकी बाय लैंडस्टीनर इन 1930s। सबसे पहले रीसस फैक्टर यानी रीसस एंटीजेन्स रीसस मंकी में फाइंड की गई 1930s में। Rhesus blood group system is encoded by 3 genes. इस Rhesus blood group system का ताल्लुक 3 जीन से है, C, D and E. These 3 genes C, D and E occupy 2 tightly linked loci. Alleles of gene D occupy one locus called locus D, while genes C and E alternatively occupy other locus. यानी 2 locus से ताल्लुक है इस सिस्टम का, रीसस ब्लड ग्रुप सिस्टम का। एक लोकस को डी जीन ऑक्यूपाई करता है, कैपिटल डी होता है या स्मॉल डी होता है, और दूसरे लोकस को सी और ई एलील्स, सी और ई जीन्स ऑक्यूपाई करते हैं। जीन डी हैज 2 एलील्स, कैपिटल डी एंड स्मॉल डी. कैपिटल डी इज कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर स्मॉल डी. Persons having genotype capital D or capital D and small d have rhesus factor on their RBC. ठीक है ना? ये होमोजाइगस कैपिटल डी हो या हेटेरोजाइगस कैपिटल डी स्मॉल डी हो, तो इस सिचुएशन में वो पर्सन रीसस एंटीजेन्स कैरी करता है ऑन आरबीसी. Persons with genotype small d do not have rhesus factor and are rhesus negative. Small d यानी होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन हो डी जीन के लिए, तो वो पर्सन रीसस नेगेटिव होता है, यानी उसमें कोई एंटीजन नहीं होती. Unlike the naturally occurring anti-A and anti-B antibodies of ABO system, anti-rhesus antibody production requires a stimulus by the human rhesus antigen itself. तो रीसस नेगेटिव जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें कोई एंटीबॉडीज नहीं होती. रीसस एंटीबॉडी प्रोडक्शन कब होती है? रीसस एंटीबॉडी प्रोडक्शन उस वक्त होती है जब रीसस एंटीजन इंसर्ट की जाए उस पर्सन में. रीसस एंटीजन का एक्सपोजर मिलता है तो फिर रीसस नेगेटिव पर्सन्स में एंटीबॉडीज बनने लग जाती हैं. अदरवाइज रीसस नेगेटिव पर्सन्स में कोई एंटीबॉडी नहीं होती और ना ही कोई एंटीजन होती है. एंटीजन का एक्सपोजर रीसस नेगेटिव पर्सन्स को मिलता है तो फिर वो रीसस एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने लग जाते हैं. रीसस नेगेटिव पर्सन डज नॉट प्रोड्यूस एंटी रीसस एंटीबॉडीज unless he is exposed to rhesus antigen. Rhesus positive donor is totally incompatible for rhesus negative recipient. Rhesus positive person का blood जो है rhesus negative person को नहीं दिया जा सकता. Totally incompatible है ये. Incompatible means ये बिल्कुल मैच नहीं करता blood. Rhesus positive person donor नहीं हो सकता और rhesus negative उसका recipient नहीं हो सकता. If an rhesus negative person receives rhesus antigen, इसकी वजह ये है कि rhesus negative person को जब rhesus antigen वाला ब्लड
डोनेट किया जाता है, रॉन्ग ट्रांसफ्यूजन इसे कहते हैं, इसे रॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। जब रीसस एंटीजन ब्लड रीसस नेगेटिव पर्सन को दिया जाता है, he will begin to produce रीसस एंटीबॉडीज, तो एंटीबॉडीज बनाने लग जाता है एंटीजेंस के अगेंस्ट। तो रीसस नेगेटिव ब्लड क्लियर ऑफ एनी एंटी रीसस एंटीबॉडीज फ्रॉम अ डोनर who has never been exposed to rhesus antigen can be transfused to rhesus positive recipient। तो रीसस पॉजिटिव रेसिपिएंट को सिर्फ रीसस नेगेटिव ब्लड दिया जा सकता है, वो भी रीसस पॉजिटिव रेसिपिएंट को रीसस नेगेटिव ब्लड उस सूरत में दिया जा सकता है कि अगर रीसस नेगेटिव ब्लड को कभी एक्सपोजर एंटीजीन्स का नहीं मिला, कोई उसमें रीसस नेगेटिव पर्सन को कभी एक्सपोजर नहीं मिला, ना उसमें कोई एंटीबॉडीज है ना उसमें कोई एंटीजीन्स हैं, तो ऐसा रीसस नेगेटिव पर्सन जो है डोनेट कर सकता है ब्लड रीसस पॉजिटिव रेसिपिएंट को। लेकिन रीसस पॉजिटिव पर्सन अपना ब्लड डोनेट नहीं कर सकता, रीसस नेगेटिव पर्सन अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। रीसस पॉजिटिव डोनर नहीं होता, रीसस नेगेटिव डोनर होता है, क्योंकि रीसस नेगेटिव पर्सन में एंटीजेंस भी कोई नहीं होती और एंटीबॉडीज भी नहीं होती। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, ये एक डिजीज है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, न्यूबॉर्न बेबी को फीटस कहते हैं। आपको पता है ना, फीटस एम्ब्रियो, ह्यूमन एम्ब्रियो को फीटस कहते हैं, यानी बेबी बर्थ से पहले एम्ब्रियो को फीटस कहते हैं। उसकी एक डिजीज है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, यानी आरबीसी की कमी की वजह से, डिस्ट्रक्शन की वजह से एनीमिक हो जाता है, बेबी एनीमिक हो जाता है, एनीमिक बेबी बॉर्न होता है इस डिजीज में। मैटरनल फीटल रीसस इनकम्पैटिबिलिटी से ये डिजीज अकर होती है। मैटरनल यानी मदर, फीटल यानी बेबी, मैटरनल फीटल रीसस इनकम्पैटिबिलिटी से ये डिजीज हो जाती है, मदर भी फेल हो जाती है, एनीमिक हो जाती है और बेबी भी बहुत एनीमिक हो जाता है। Maternal fetal incompatibility results when a rhesus negative woman marries to a rhesus positive man receives a child who is rhesus positive। तो इसमें ये होता है कि मदर rhesus नेगेटिव है और चाइल्ड rhesus पॉजिटिव है। If the man's genotype is capital D, all of their offspring capital D small d will be rhesus positive। अगर मैन जो है कैपिटल डी है, यानी होमोजाइगस डोमिनेंट है मैन, अगर फादर जो है, तो बेबीज जो हैं वो हेट्रोजाइगस और रीसस पॉजिटिव होंगे। इफ द मैन्स जीनोटाइप इज कैपिटल डी स्मॉल डी, अगर मैन जो है, फादर जो है वो हेट्रोजाइगस है और रीसस पॉजिटिव है, तो हाफ ऑफ द ऑफस्प्रिंग जो है वो रीसस पॉजिटिव होंगे और हाफ रीसस नेगेटिव होंगे। Half of their offspring will be of genotype rhesus positive if the RBC of rhesus positive fetus cross the placental barrier। अब मदर के बेली में बेबी है, फीटस है, उसकी rhesus positive एंटीजन जो है प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके मदर के मैटरनल ब्लड स्ट्रीम में rhesus नेगेटिव ब्लड में एंटर हो जाती हैं। The mother's immune system reacts to fetal rhesus antigens stimulus by producing a large number of anti-rhesus antibodies। तो फीटस का ब्लड जब एंटीजेंस rhesus एंटीजेंस के साथ एंटर होता है मैटरनल बॉडी में, तो मैटरनल ब्लड स्ट्रीम के जो आरबीसी हैं वो उनमें बनने लग जाती है, rhesus एंटीबॉडीज बनने लग जाती हैं। When mother's anti-rhesus antibodies seep through placenta into blood circulation of fetus, they start hemolysis। तो मैटरनल ब्लड से जो रीसस एंटीबॉडीज बनी है मैटरनल ब्लड में बिकॉज ऑफ द एंट्रेंस ऑफ एंटीजेंस फ्रॉम द बेबी, तो ये एंटीबॉडीज फिर सीप कर जाती हैं फीटस की ब्लड सर्कुलेशन में। फीटस की ब्लड सर्कुलेशन में जब एंटीबॉडीज आती हैं तो एक हीमोलिटिक रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। दिस मींस ब्रेकडाउन एंड बस्टिंग ऑफ आरबीसी ऑफ फीटस। इस हीमोलिटिक रिएक्शन की वजह से फीटस के आरबीसी बर्स्ट और ब्रेक डाउन हो जाते हैं। एज दिस डिस्ट्रक्शन कंटिन्यूज द फीटस बिकम्स anemic and anemic fetus starts to release many immature erythroblasts into his blood stream। तो anemic fetus जो है वो बहुत से immature erythroblasts जो है वो blood stream में
उसके आ जाते हैं। इमेच्योर इरिथ्रोब्लास्ट आ जाते हैं ब्रेकडाउन और हेमोलिटिक रिएक्शन की वजह से। दैट इज व्हाई दिस हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न इज कॉल्ड एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। न्यूबॉर्न बेबी की ये डिजीज है, इसको हेमोलिटिक डिजीज भी कहते हैं क्योंकि आरबीसी रप्चर और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और इस डिजीज का एक्चुअली नाम है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। फीटस से फेटालिस यानी फीटस की ये डिजीज है। दिस अनीमिया में लीड टू अबॉर्शन और स्टिल बर्थ, और इस डिजीज की वजह से अबॉर्शन भी हो सकता है और बेबी की डेथ भी हो सकती है, स्टिल बर्थ। इवन इफ द प्रेगनेंसी कंटिन्यूज, अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहती है, अबॉर्शन नहीं होता, देन लिवर एंड स्प्लीन ऑफ फीटस swell as they rapidly produce RBC. The breakdown product of RBC called bilirubin also accumulates in the fetus. आरबीसी की ब्रेकडाउन की वजह से बाइलिरुबिन की एक्यूमुलेशन हो जाती है फीटस में। बाइलिरुबिन डैमेजेस हिज ब्रेन सेल्स एंड टर्न्स हिज स्किन एंड वाइट्स ऑफ द आई येलो। बाइलिरुबिन की वजह से ब्रेन सेल्स डैमेज हो जाते हैं और स्किन और भी वाइट हो जाती है और आईज भी वाइट और येलो हो जाती है। This condition is jaundice, so the baby, if born alive, suffer from severe hemolytic anemia and jaundice. बेबी अगर अलाइव बॉर्न होता है इस केस में तो उसे स्वीयर अनीमिया और जॉन्डिस का वो शिकार होता है। Such baby's blood should be immediately replaced by rhesus negative blood free of anti-rhesus antibodies. ऐसे बच्चे को फौरन इसका ब्लड रिप्लेस करना चाहिए और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए रीसस नेगेटिव ब्लड चूज किया जाता है जिसमें कोई एंटीबॉडीज रीसस एंटीबॉडीज ना हो। एंटीजन एंटीबॉडी का क्लम्पिंग रिएक्शन हो जाता है और हीमोलाइसिस हो जाती है, इसलिए ऐसा ब्लड डोनेट करना होता है जिसमें कोई क्लम्पिंग का चांस ही ना हो। The first rhesus incompatible pregnancy may not face much problems if very few fetal antigens cross placenta into maternal circulation and the amount of maternal antibody production is not very high. First baby जब born होता है तो incompatibility है अगर, और first baby की birth है तो वो incompatible reaction ज्यादा severe नहीं होता, यानी बेबी के बचने के चांसेस होते हैं। But when placenta detach at birth, तो जब प्लेसेंटा एट बर्थ टाइम पे डीअटैच होता है, a large number of fetal cells enter mother's blood stream and stimulate production of large amount of मैम anti। आप बहुत फास्ट पढ़ा रही हैं, थोड़ा सा स्लो पढ़ा दें। अच्छा ठीक है, ओके गर्ल्स, ओके। तो फर्स्ट बेबी की बर्थ तो नॉर्मल हो जाती है बेशक इनकम्पैटिबिलिटी हो, लेकिन बेबी बर्थ के वक्त बहुत से आरबीसी बेबी के फीटस के मैटरनल सर्कुलेशन में एंटर हो जाते हैं और मैटरनल सर्कुलेशन में एंटर होके एंटीबॉडीज रीसस एंटीबॉडीज बनाने का बायस बनते हैं, ठीक है ना। यानी फर्स्ट बेबी के बगैर इतनी एंटीबॉडीज मैटरनल सर्कुलेशन में नहीं बनी होती, नहीं बना पाती, मैटरनल ब्लड नहीं बनाता इतनी एंटीबॉडीज। लेकिन बेबी बर्थ के वक्त बहुत से क्योंकि आरबीसी बच्चे के माँ के अंदर चले जाते हैं ब्लड फ्लो में और एंटीबॉडीज बहुत सी उसमें बन जाती हैं, इसलिए बाद में आने वाले बच्चों को ज्यादा खतरा होता है। These anti-rhesus antibodies persist in mother's blood. बेबी बर्थ के वक्त एंटीबॉडीज बन जाती हैं, वो मदर्स ब्लड में परसिस्ट करती हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड आर परसिस्टेंट रिस्क फॉर द नेक्स्ट rhesus positive fetus. Rhesus sensitization of rhesus negative mother is avoided by a simple therapy. तो थेरापी सिलसिले में डॉक्टर्स क्या करते हैं, ये इनकम्पैटिबिलिटी और सेंसिटाइजेशन, जो रीसस सेंसिटाइजेशन है उसको दूर करने के लिए क्या थेरापी की जाती है कि मदर इज गिवन एन इंजेक्शन ऑफ रीसस एंटी सीरम ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी। अर्ली प्रेगनेंसी में एक रीसस एंटी सीरम का इंजेक्शन लगाया जाता है एंड इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। The rhesus antibodies in rhesus antiserum will destroy rhesus positive RBC of the fetus before they stimulate production of maternal anti-rhesus antibodies. अब एंटी सीरम एंटीबॉडीज का ये इंजेक्शन लगाने का क्या फायदा होता है कि फीटस के आरबीसी rhesus एंटीजीन्स जैसे ही मैटरनल ब्लड में आती हैं वो एंटीबॉडीज उसे डिस्ट्रॉय कर देती हैं
और मदर का ब्लड, मदर में खुद से एंटीबॉडीज नहीं बनने लगती, बल्कि जैसे ही एंटीजेंस आती हैं, एंटीजेंस का एक्सपोजर होता है, वो एंटीबॉडीज की वजह से वो फौरन ही डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। डिस्ट्रॉय रीसस पॉजिटिव आरबीसी ऑफ द फीटस बिफोर दे स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ मैटरनल एंटी रीसस एंटीबॉडीज। और अभी मैटरनल बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज नहीं बना पाती, वो पहले ही एंटीजेंस जैसे ही एंटर होते हैं, वो इंजेक्शन की एंटीबॉडीज जो हैं वो उन फीटस के आरबीसी को, रीसस पॉजिटिव आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, और मैटरनल बॉडी कोई एंटीबॉडीज नहीं बनाती। The injected anti-serum disappears before the next pregnancy. और ये जो इंजेक्शन है ये नेक्स्ट प्रेगनेंसी से पहले इसका सारा मटेरियल डिसअपियर हो जाता है। अब आगे एक एक्टिविटी बताई हुई है छोटी सी। A rhesus negative woman is married to a rhesus positive man. एक rhesus नेगेटिव औरत की rhesus पॉजिटिव मैन के साथ मैरिज हो जाती है, whose father was also rhesus negative. अब उस A rhesus negative woman is married to a rhesus positive man whose father was also rhesus negative. तो उसका बाप जो है rhesus positive मैन का बाप जो है वो rhesus negative होता है. What is the probable risk of erythroblastosis fetalis in their babies? अब जो बेबीज हैं, ये जो रीसस पॉजिटिव मैन है, इसका मतलब है कि वो कैपिटल डी स्मॉल डी है। रीसस नेगेटिव वुमन स्मॉल डी है डेफिनेटली, और रीसस पॉजिटिव मैन जो है वो कैपिटल डी स्मॉल डी है। इस तरह से एक कैपिटल डी की वजह से वो रीसस पॉजिटिव है, क्योंकि उसका फादर रीसस नेगेटिव है, फादर उसका स्मॉल डी है। तो वो मैन जो है, हस्बैंड जो है वो हेट्रोजाइगस है, और फीमेल मदर वाइफ जो है वो स्मॉल डी होमोजाइगस रिसेसिव है। तो बेबीज जो होंगे वो 50% रीसस पॉजिटिव होंगे, 50% रीसस नेगेटिव बेबीज होंगे। तो इसका मतलब जो चांस है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस का वो 50% है। यानी 50% रीसस पॉजिटिव बेबीज होंगे, तो चांस एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस का भी 50% है। अब नेक्स्ट टॉपिक है एपिस्टेसिस। When an effect caused by a gene or gene pair at one locus interferes with or hides the effect caused by another gene or gene pair at another locus. जब एक जीन जो है, when an effect caused by a gene or gene pair at one locus interferes with or hides the effect caused by another gene or gene pair at another locus, such a phenomena of gene interaction is called epistasis. Epistasis किसे कहते हैं कि एक लोकस पे वाकया जीन्स जो हैं दूसरे लोकस पे वाकया जीन्स को के साथ जब इंटरफेयर करते हैं, उसको इफेक्ट अपना शो करते हैं, इंटरफेयर करते हैं, तो दूसरे लोकस के जीन्स पे असरअंदाज होते हैं, इंटरफेयर करते हैं। सच अ फिनोमिना ऑफ इंटरेक्शन, such a phenomena of gene interaction is called epistasis. Epistasis must not be confused with dominance. Dominance is the relationship between alleles of the same gene occupying the same gene locus. तो डोमिनेंस फर्क चीज है। डोमिनेंस में एक ही लोकस के दोनों जीन्स को स्टडी किया जाता है, जबकि एपिस्टेसिस में डिफरेंट लोसाई के जीन्स आपस में इंटरफेयर करते हैं, और इस फिनोमिना ऑफ जीन इंटरेक्शन को एपिस्टेसिस कहते हैं। बॉम्बे फिनोटाइप से एपिस्टेसिस की एग्जांपल दी हुई है। बॉम्बे फिनोटाइप से क्लियर हो जाएगा गर्ल्स के डोमिनेंस और एपिस्टेसिस को कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे अलग से इन्हें ऑब्जर्व करेंगे। द एक्सप्रेशन ऑफ एबीओ ब्लड टाइप एंटीजेन्स by IA or IB gene depends upon the presence of another gene capital H. वो राइटर कह रहा है कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में दो जीन्स इन्वॉल्व हैं, IA और IB जीन्स, एंड IA एंड IB जीन्स जो हैं एक और जीन की प्रेजेंस कैपिटल H पे डिपेंड करते हैं। ABO locus is on chromosome 9 while H locus is on chromosome 19.
H gene changes the precursor substance into substance H. H gene जो कैपिटल H जीन है वो एक प्रिकर्सर सब्सटेंस को H सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है, यानी H जीन की एक अपनी सब्सटेंस है. It produces an enzyme that inserts a sugar onto a precursor glycoprotein on the surface of RBC. H जीन जो है एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है जो एक शुगर इंसर्ट कर देता है आरबीसी की सरफेस पे मौजूद ग्लाइकोप्रोटीन के साथ एक शुगर अटैच हो जाती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैपिटल एच. कैपिटल एच produces an enzyme that inserts a sugar onto a precursor glycoprotein on the surface of RBC. तो कैपिटल एच ये प्रोसेस परफॉर्म करता है कि आरबीसी के ग्लाइकोप्रोटीन के साथ शुगर इंसर्ट कर देता है. IA और IB जीन्स हैं, उनकी अपनी सब्सटेंस कौन सी है, उनकी अपनी एंटी जीन्स हैं, जबकि H जीन की अपनी एक सब्सटेंस है और वो एंजाइम एक प्रोड्यूस करता है और वो उस शुगर ग्लाइकोप्रोटीन जो आरबीसी के ऊपर है उसके साथ अटैच कर देता है. Only then antigen A or antigen B specified by IA-IB gene would attach to the sugar of substance H. अब IA-IB genes की जो antigens हैं वो H substance जो RBC के ऊपर है उसके साथ अटैच हो जाती हैं. RBC को के ऊपर अटैचमेंट पॉइंट्स जो हैं वो बिकॉज ऑफ दी H substance मिलते हैं. The recessive allele small h cannot insert sugar molecule to the glycoprotein of RBC. Small h में ये ability नहीं होती. Small h जो recessive allele है, capital H का recessive है, वो कोई भी sugar insert नहीं करता RBC के glycoprotein पे. Therefore, small h individuals lack the site of attachment for antigen A and antigen B. इसलिए जो persons small h होते हैं उनके RBC में ए और बी एंटीजीन्स को अटैच करने की एबिलिटी नहीं होती. ये एबिलिटी आती है बिकॉज ऑफ द एच सब्सटेंस. Thus A and B antigens cannot adhere to their RBC and fall away. अब स्मॉल एच पर्सन अगर है तो उसमें बेशक IA IB जीन्स हैं, ए और बी एंटीजीन्स हैं. ए और बी एंटीजीन्स आरबीसी के साथ अटैच नहीं हो सकेंगी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैपिटल एच सब्सटेंस और वो एंटीजेंस फॉल अवे कर जाएंगी. देयर आरबीसी लैक ए एंड बी एंटीजेंस although they do not lack IA and IB genes. अब जीन्स तो हैं ए और बी के, एंटीजेंस भी हैं, लेकिन वो आरबीसी के साथ अटैच नहीं हो सकेंगी क्योंकि कैपिटल एच सब्सटेंस नहीं है. जीनोटाइप जो है पर्सन की वो स्मॉल एच है, इसलिए एंटीजेंस ए और बी आरबीसी के साथ अटैच नहीं हो सकेंगी. दे आर फिनोटिपिकली लाइक ओ. तो ये इंडिविजुअल्स क्योंकि आरबीसी अटैच नहीं कर पा रहे और बी एंटीजेंस को, तो ये इंडिविजुअल्स जो स्मॉल एच हैं ये फिनोटिपिकली ओ ब्लड ग्रुप वाले लगेंगे. तो बॉम्बे फिनोटाइप, दिस इज बॉम्बे फिनोटाइप इज ओ फॉर दीज पर्सन्स बट आर नॉट जीनोटिपिकली ओ. ये जीनोटिपिकली ओ नहीं है, जीनोटाइप इनकी IA IB है, AB ब्लड ग्रुप के लिए है, तो ये बॉम्बे फिनोटाइप इनकी ओ है. देयर फिनोटाइप इज कॉल्ड बॉम्बे फिनोटाइप. आगे एक एक्टिविटी बताई हुई है. इस एक्टिविटी में बच्चों से पूछा हुआ है कि ये फिनोटाइप क्यों है. A student of biology learns about ABO blood types. He knows that he is type O and his father is type A and mother is type AB. एक बच्चा है बायोलॉजी क्लास का, बायोलॉजी का स्टूडेंट है, उसका ब्लड ग्रुप O है और उसका फादर A है और मदर AB है. तो उसका ब्लड ग्रुप तो होना चाहिए A या AB. A या AB ब्लड ग्रुप होना चाहिए ना, क्योंकि उसका फादर A है और उसका मदर AB है, और लेकिन बेबी बच्चा जो है उसकी ब्लड टाइप O है. He wonders how this blood type could have arisen. Suggest how type A and AB parents could produce a child of blood type O. तो रीजन क्लियर है, पहले मैंने आपको बताई है कि स्मॉल एच जीनोटाइप 7 है. AB बेशक AB ब्लड ग्रुप वाले पेरेंट्स हैं,
लेकिन स्मॉल एच जीनोटाइप की वजह से जो ए और बी एंटीजीन्स हैं वो आरबीसी के साथ अटैच नहीं हो पा रही, तो पर्सन, वो बेबी, वो बच्चा, बायोलॉजी का जो स्टूडेंट है वो बॉम्बे फिनोटाइप ओ हैव करता है। ओके गर्ल्स, ये बॉम्बे फिनोटाइप की एग्जांपल से मैंने आपको बताया एपिस्टेसिस का सारा। कल हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे प्लियोट्रॉपी एंड कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेड्स। अब मैं आपकी अटेंडेंस ले लूं। मैम अटेंडेंस हो गई? हो गई अटेंडेंस गर्ल्स। आप तो बहुत ज्यादा होते हो, 5-10 मिनट में अटेंडेंस फौरन खत्म कंप्लीट मैं मतलब लिख लेती हूँ, तो आप ज्यादा